वेलकम स्टूडेंट। एसएम ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और बात करेंगे क्लास 8 की। क्लास 8 की बात करेंगे, 8वीं क्लास की। एसएसटी की बात करेंगे, सोशल स्टडी, सामाजिक विज्ञान की, सामाजिक अध्ययन की बात करेंगे हम। देखिए, हम पढ़ रहे थे कि राष्ट्रीय आंदोलन किस प्रकार से चले। हम 1870 के बाद की कहानी पढ़ रहे हैं और हम 1947 जब भारत आज़ाद होगा उसके बीच में किस प्रकार के आंदोलन हुए, उन सभी राष्ट्रीय आंदोलन की हम बात कर रहे थे। हमने रॉलेट एक्ट की बात की थी और इसके खिलाफ रॉलेट सत्याग्रह हुआ। क्या हुआ? रॉलेट सत्याग्रह शुरू हो गया था। ठीक है, तो आपको पता है कि रॉलेट एक्ट क्या है। हमने इसके बारे में बात की थी कि इसके अंतर्गत जो लोग हैं उन लोगों को जो उनकी स्वतंत्रता है वो छीन ली जाएगी और पुलिस को ज़्यादा अधिकार दिए गए इस एक्ट के द्वारा। तो भारत के अंदर इसके विपरीत में हड़तालें हुई, उनके विपरीत में आंदोलन हुए भारत के अंदर, और इसी कारण से इस रॉलेट एक्ट की वजह से भारत में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ। और 13 अप्रैल 1919 को दिन था वैसाखी का। ठीक है, तो बैसाखी के दिन अमृतसर के अंदर जो जलियांवाला बाग है वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे और लोगों को गोली से उड़ा दिया गया, मार दिया गया। और इस घटना के बाद में जो रविंद्रनाथ टैगोर हैं उन्होंने नाइटहुड की जो उपाधि उनको मिली हुई थी वो उन्होंने वापस दे दी। और जब लोग इस रॉलेट सत्याग्रह के दौरान ब्रिटिश सरकार के खिलाफ हो रहे थे, और जब खिलाफ हो रहे थे तो हिंदू और मुस्लिम दोनों के बीच में गहरी हमें एकता दिखाई देती है उस समय। और महात्मा गांधी जी भी ये चाहते हैं कि लोग, भारत में जो लोग हैं अलग अलग धर्म के लोग, सभी मिल करके, हिंदू मुस्लिम और अन्य धर्म के लोग मिल करके इस अंग्रेज़ों को बाहर फेंकने का काम करें, न बल्कि एक धर्म वाले व्यक्ति। खैर ये बात तो आती है। फिर और क्या हुआ? फिर और भी भारत के अंदर अलग अलग आंदोलन हुए, उन आंदोलन की बात करते हैं। फिर हुआ खिलाफत आंदोलन। कौन सा? खिलाफत आंदोलन। खिलाफत आंदोलन की बात करेंगे हम कि क्या है खिलाफत आंदोलन। देखिए, खिलाफत आंदोलन की बात करते हैं। खिलाफत का जो उस समय की जो कंडीशन है, उस समय एक ही ऐसा हम कह सकते हैं कि उस समय का बहुत खतरनाक मुद्दा था। 1920 में अंग्रेज़ों ने जो तुर्की है, उस तुर्की के जो सुल्तान हैं, उस समय उनको खलीफा कहते थे, उनके साथ में एक संधि थोपी गई, एक बहुत सख्त खराब संधि उनको थोप दी गई तुर्की के अंतर्गत। तो मैंने बताया कि 1920 के अंदर अंग्रेज़ों ने, किन्होंने? अंग्रेज़ों ने 1920 में तुर्की के जो सुल्तान हैं, तुर्की के जो सुल्तान हैं, उन सुल्तानों को तुर्की में खलीफा कहते थे, उनके ऊपर एक ज़बरदस्त संधि थोप दी गई। इस प्रकार की बाध्यता उनको कर दी गई। और जब इन पर ज़बरदस्ती से संधि थोप दी, और इसी के साथ में भारत में उस समय 1919 में आपको पता है कि जलियांवाला हत्याकांड हो चुका था। तो लोगों में जब ये बात लोगों के सामने आई तो मुस्लिम लोगों के अंदर, और जब हत्याकांड हुआ, जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तो उस समय हिंदू लोगों में ज़बरदस्त गुस्सा भरा हुआ था। वो बस अब मारने और मरने के उतारू हो गए थे। अब भारतीय मुसलमान भी ये चाहते हैं कि पुराने जो ऑटोमन साम्राज्य हैं उसमें जो स्थित पवित्र मुसलमान स्थान है उसमें खलीफा नियंत्रण बना रहना चाहिए था। लेकिन अब वो सही नहीं हुआ, और जो खिलाफत फिर आंदोलन शुरू हुआ, उनके जो नेता हैं खिलाफत आंदोलन के नेता,
वो ध्यान रखना है कि 2 जने खिलाफत आंदोलन के नेता थे, तो थे मोहम्मद अली और दूसरे हैं शौकत अली। ठीक है, तो खिलाफत आंदोलन के जो नेता थे मोहम्मद अली और शौकत अली, वो चाहते थे कि खलीफों का जो नियंत्रण है वो ऑटोमन जो साम्राज्य है तुर्की का, उस पर अपना नियंत्रण बना रहे, लेकिन अंग्रेज़ों की वजह से ना रहा। और फिर अब एक सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन शुरू करना चाहते थे। सर्वव्यापी असहयोग आंदोलन की शुरुआत होगी। अब असहयोग मैंने लिखा है आपके सामने, असहयोग। ठीक है, तो यहाँ लिख सकते हैं आप असहयोग। ठीक है, असहयोग। तो असहयोग का मतलब क्या हुआ कि सहयोग नहीं करना। असहयोग का मतलब ये होगा कि सहयोग नहीं करना। सहयोग का मतलब होता है हेल्प नहीं करना, मदद नहीं करना। तो अब इन 2 नेताओं के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी के आह्वान पर अब देश के अंदर असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। कब? 1920 के अंदर। असहयोग आंदोलन का मतलब हुआ कि अंग्रेजों की कोई सहायता नहीं करनी, अंग्रेजों की हेल्प नहीं करनी, ये आंदोलन शुरू हुआ। और फिर जब ये शुरू हुआ तो कांग्रेस ने आग्रह किया कि पंजाब में जो अत्याचार हुआ है, हत्याकांड हुआ है, और खिलाफत के मामले में जो अत्याचार के विरुद्ध मिलकर जो अभियान चलाए हैं, वो स्वराज की मांग करें। और इस प्रकार से अब देश के अंदर आंदोलन तेज़ी से बढ़ रहा था अंग्रेज़ों के खिलाफ। तो खिलाफत आंदोलन की बात समझ में आ गई कि 1920 के अंदर मोहम्मद अली और शौकत अली के नेतृत्व में खिलाफत आंदोलन, महात्मा गांधी के नेतृत्व में उस समय असहयोग आंदोलन शुरू हुआ। अब हिंदू मुस्लिम दोनों एक हो गए थे अंग्रेज़ों को यहाँ से बाहर फेंकने के लिए, अंग्रेज़ों को हटाने के लिए, अंग्रेजी शासन व्यवस्था को नष्ट करने के लिए। देश के अंदर उस समय क्या कंडीशन थी उस पर अगर हम विचार करें तो असहयोग आंदोलन आगे बढ़ रहा था। और आप सभी जानते हैं कि इससे देश की धीरे धीरे कंडीशन ख़राब होती जा रही थी। खैर, ये बात आपको ध्यान में रखनी है। तो बात करें कि धीरे धीरे खिलाफत आंदोलन के मामले बढ़ रहे थे, और उस समय जो देश के अंदर हत्याकांड हुआ उसके विरोध में लोगों का गुस्सा भरा हुआ था। और आगे अगर हम बात करें कि 1921 और 22 के दौरान जो असहयोग आंदोलन की जो गति है उसको और तेज़ी मिली, गति मिली असहयोग आंदोलन को 1922 के अंदर। 1921 और 22 के अंदर क्या मिली? इस असहयोग आंदोलन को गति मिली, क्योंकि इस आंदोलन के अंदर, इस आंदोलन में बात करें तो अब विद्यार्थी वर्ग भी जुड़ गया था। कौन? विद्यार्थी वर्ग भी जुड़ गया था। उन्होंने कॉलेज छोड़ दी, विद्यार्थियों ने स्कूल कॉलेज छोड़ दी, वो भी इस आंदोलन में आ गए थे। इसके अलावा बात करें तो अब बहुत सारे वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी इस आंदोलन की वजह से। तो मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि जो असहयोग जो आंदोलन हुआ उसके द्वारा विद्यार्थियों ने स्कूल छोड़ दी, कॉलेज छोड़ दी। जो वकील थे उन वकीलों की अगर बात करूँ तो जो मोतीलाल नेहरू हैं, इसके अलावा CR दास हैं और C राजगोपालाचारी हैं, और आसफ अली, इन बड़े वकीलों ने वकालत छोड़ दी। CR दास, मोतीलाल नेहरू, राजगोपालाचारी और आसफ अली असहयोग आंदोलन में इन्होंने क्या कर दी? वकालत छोड़ दी। विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दी कि भाई हम नहीं जाएंगे अंग्रेजी कॉलेजों में। अंग्रेज़ों द्वारा जो भी भारतीय लोगों को उपाधियाँ दी गई वो भी उन्होंने लौटा दी। ठीक है, और जो विधानमंडल है उनका बहिष्कार किया गया। जगह जगह लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जलाई। जगह जगह पर लोगों ने क्या कि विदेशी कपड़ों की होली जलाई, विदेशी कपड़ा का बहिष्कार किया। और जब 1920 से 1922 के बीच में हम देखते हैं तो उसमें जो विदेशी कपड़ा
आयात होता था उसमें गिरावट आई, उसमें क्या आई, कमी आई। लोगों ने अब विदेशी कपड़ा पहनना बंद कर दिया था, उनकी होली जला दी थी, उनको बंद कर दिया था कि हम विदेशी कपड़ा अब नहीं पहनेंगे। और उनकी क्या की, उनकी होली जलाई गई, कपड़ों को जलाया गया। और इसके अलावा उस समय देखा जाता है कि 2 साल के अंदर आयात के अंदर काफ़ी कमी आई, ठीक है। परंतु ये जो उस समय आंदोलन हो रहा था, असहयोग आंदोलन, वो ज़्यादा समय तक टिका नहीं और लोग एक तूफान की तरफ आगे बढ़े, लेकिन एक भारी विद्रोह के मुहाने पर खड़े हो गए थे उस समय काफ़ी तेज़ी रूप से। अब देखो आगे क्या हुआ, अपना और बात करते हैं कि इस प्रकार से ये माहौल चल रहा था आंदोलन का। इस माहौल की हमने बात की कि उपाधियाँ, भारत के लोगों ने उपाधियाँ छोड़ दी थी, वकीलों ने वकालत छोड़ दी थी, बच्चों ने, विद्यार्थियों ने कॉलेज छोड़ दी। इस आंदोलन में सब ने भाग लिया और ये आंदोलन तेज़ी से बढ़ता जा रहा था। लोगों ने विदेशी कपड़ों की होली जला दी, विदेशी सामानों का, कपड़ों का बहिष्कार किया। और इससे क्या हुआ, उससे उन 2 सालों के अंदर 1920 से 22 के बीच में देश के अंदर जो आयात होता था कपड़े का, मतलब विदेश से जो कपड़ा मंगाया जाता था, उसमें गिरावट आई, उसमें कमी आई। अब बात करते हैं कि लोगों का क्या कदम रहा आखिर तक। तो कई जगहों पर लोगों ने ब्रिटिश शासन का अहिंसक विरोध किया। जो लोग हैं उन लोगों ने सरकार का अहिंसक रूप से विरोध किया। अहिंसक का मतलब हुआ कि भाई चुपचाप विरोध ही करना, न बल्कि किसी को तोड़ फोड़ करना, किसी को मारना, जलाना वगैरह, इस प्रकार का कोई काम नहीं किया। हिंसा का मतलब होता है कि बेवजह से, किसी कारण से एक दूसरे को मारना, लड़ाई करना, वो सब हिंसा में शामिल है। किसी स्थान पर देखा जाता है कि लोगों ने अहिंसक रूप से, यानी बिना किसी क्रोध से, बिना किसी तोड़ फोड़ से किसी को मारे हुए वो आंदोलन कर रहे थे। लेकिन कई जगह ऐसे भी थे जिसमें अलग अलग वर्गों और समूह ने गांधी जी के आह्वान के अपने हिसाब अलग अलग निकालते गए। अलग अलग वर्ग अलग अलग मानते हैं, अलग अलग समूह ने अलग अलग बात समझी। गांधी जी ने जो आह्वान किया उसको हम अलग अलग लोगों ने, अलग अलग वर्गों ने अलग अलग बात समझी, ठीक है। अलग अलग अपने हिसाब से निकालते गए, अपने अलग अलग रास्ते निकाले गए। जो गांधी जी के विचारों से मेल नहीं खाते थे, सभी जगह लोगों ने अपने आंदोलन को स्थानीय मुद्दों के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया। एक बात तो है कि जो भी उस समय आंदोलन हुआ, उस समय जो आंदोलन हो रहा था, उन आंदोलन में जो लोग आंदोलन कर रहे थे, विरोध कर रहे थे, उनकी जब बात पूछी गई कि आप विरोध क्यों कर रहे हैं, तो वो अपनी स्थानीय जो समस्याएं हैं उनको वो दूर करने के लिए आंदोलन के साथ में जुड़े हुए थे। और सब ने महात्मा गांधी की इस बात को अलग अलग समझा, अलग अलग माना, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी, किस हिसाब से उस समय के लोगों ने इस बात को समझा और आगे माना कि भी इस देश से, इस जगह से इस प्रकार से आगे बढ़ना चाहिए। लेकिन कई स्थानों पर विभिन्न वर्गों और समूह ने गांधी जी की बात को अलग अलग स्थानों से समझा, हमने बात की है। बात करते हैं कि खेड़ा जो गुजरात में है, वहाँ जो पाटीदार किसान थे, उन किसानों ने अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ अहिंसक अभियान चलाया। अलग अलग वर्गों ने इस आंदोलन को अलग अलग रूप में लिया। अगर हम उदाहरण की बात करें तो जो गुजरात है, उस गुजरात में जगह है खेड़ा। वहाँ के जो किसान लोग थे, जिनको पाटीदार किसान कहते थे, उन्होंने अंग्रेजों का जो विरोध किया है, अंग्रेजों के खिलाफ अहिंसक रूप से जो अभियान चलाया है, वो चलाया था भारी लगान की वजह से। मतलब ये वहाँ कि गुजरात में जो लोग, किसान लोग जो विरोध कर रहे हैं, उनका मानना था कि भी हम जो विरोध कर रहे हैं, वो हमारी जो विरोध करने की जो वजह है वो है भारी लगान। लेकिन अगर हम बात करें कि जो आंध्र प्रदेश का जो तटीय भाग है और जो तमिलनाडु है, उसमें भीतरी भागों में शराब की दुकानों की घेरेबंदी की गई थी। आंध्र प्रदेश के गुंटूर जिले में देखें तो आदिवासी और गरीब किसानों ने बहुत सारे वन सत्याग्रह किए। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आंध्र प्रदेश है और जो तमिलनाडु है, यहाँ पर लोगों ने भारी रूप से जो शराब की दुकानें हैं उनकी घेरेबंदी की, उनके सारे जमा हो गए। और उस समय आंध्र प्रदेश का जो गुंटूर जिला है, वहाँ के जो आदिवासी और जो गरीब लोग हैं, उनका जो विरोध है वो है जंगल की वजह से। वो वन सत्याग्रह पर थे, क्योंकि उनका जीवन, इन आदिवासियों का जीवन और किसानों का जो जीवन है वो इन जंगलों पर निर्भर है।
तो उनका जो आंदोलन है वो वन सत्याग्रह के रूप में माना जाता है। ठीक है, तो एक बात तो ये आपको ध्यान में रखनी है। अगर इन सत्याग्रहों की बात करें तो इन सत्याग्रहों में कई बार वे चराई शुल्क या चराई कर दिए बिना ही अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इस सत्याग्रह में ऐसा भी हुआ कि जिन लोगों के पास में अपने जानवर हैं, पशु हैं, उनको अगर चराना है तो उसका पैसा देना पड़ता था। और आंदोलन के इस दौर में देखा जाता है कि सत्याग्रहों ने कई बार ऐसे बिना चराई शुल्क दिए हुए अपने जानवरों को जंगल में छोड़ देते थे। इनका विरोध इसलिए था कि औपनिवेशिक सरकार ने जो वन जंगलों पर जो अधिकार किए हैं उन अधिकारों को वो हटा दें और उनके जो अधिकारों को जो बहुत सीमित किया है उनको वापस हटा दें और उनको वापस अपने जंगल में अधिकार मिल सके, इस प्रकार से उनका मानना था। ठीक है, तो घेरेबंदी का तो मैंने आपको मतलब बता ही दिया कि घेरेबंदी का मतलब क्या होता है। घेरेबंदी का मतलब ये हुआ कि जब लोग किसी इमारत या किसी दुकान या किसी जगह पर चारों तरफ वहाँ खड़े होकर विरोध करते हैं तो घेरेबंदी होती है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है कि घेरेबंदी क्या होती है। तो मैंने समझाया कि गुजरात में लोगों का अलग विरोध अलग तरीका था, आंध्र प्रदेश वाले इस हिसाब से अलग मानते हैं, तमिलनाडु के जो लोग हैं वो अपने हिसाब से इस आंदोलन का अर्थ निकाल रहे थे। ठीक है, उन्हें यकीन था कि गांधी जी उन पर लगे कर कम करा देंगे और वन कानूनों को ख़त्म कराएंगे, ऐसे लोगों का मानना था। ठीक है, तभी तो वो भी आंदोलन में भाग लेने लग गए। बहुत सारे वन गांवों में किसानों ने स्वराज का ऐलान कर दिया क्योंकि उन्हें उम्मीद थी गांधी जी राज जल्द ही स्थापित होने वाला है। तो गांधी राज की बात चली उस समय, लोगों ने वापस जंगलों में जाना शुरू कर दिया था क्योंकि उन्हें लगा कि बस अब तो हम कुल मिलाकर गांधी राज में सही ढंग से जी पाएंगे। खैर ये भी बात आगे बढ़ी और सिंध जो प्रदेश है, अगर उनकी बात करें, सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। कहाँ है? सिंध वर्तमान में पाकिस्तान में है। अगर सिंध प्रांत की बात करें तो वहाँ जो मुस्लिम व्यापारी हैं, सिंध प्रांत में जो मुस्लिम व्यापारी हैं और जो किसान हैं, उन्होंने खिलाफत के आह्वान पर बहुत उत्साहित हुए। खिलाफत आंदोलन में मुस्लिमों ने अपना भाग निभाया, अपनी भागीदारी निभाई। और बंगाल में भी खिलाफत और असहयोग के गठबंधन से ज़बरदस्त सांप्रदायिकता एकता को जन्म हुआ। राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत मिली इन दो की वजह से। कौन कौन से? एक तो है जो खिलाफत आंदोलन है और इसके अलावा जो असहयोग या सहयोग जो आंदोलन है, उन दोनों की वजह से उस समय के मुस्लिमों और हिंदुओं के बीच में एकता दिखाई देने लगी। तो जो सिंध प्रांत है, उस सिंध प्रांत में जो मुस्लिम व्यापारी हैं और वहाँ जो किसान हैं, उन्होंने खिलाफत आंदोलन में भाग लिया। और बंगाल के अंदर भी इस आंदोलन को ज़बरदस्त सपोर्ट मिला या उनका योगदान मिला हमें, और इन वजह से देश के अंदर राष्ट्रीय आंदोलन को नई ताकत मिल रही थी। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है। तो हमने सिंध प्रांत की बात कर ली, आंध्र प्रदेश, गुजरात की बात कर ली और वन सत्याग्रह क्या है उसकी बात कर ली। बात करते हैं कि जो पंजाब है, उस पंजाब में जो सिख धर्म के लोग हैं, सिख हैं, उनका क्या रवैया था, वो किस प्रकार से आंदोलन में भाग ले रहे थे। तो पंजाब में जो सिखों की अगर बात करें तो उनका एक आंदोलन था अकाली आंदोलन। ठीक है, तो पंजाब में जो सिख धर्म के लोग हैं, उन्होंने अकाली आंदोलन के माध्यम से अंग्रेज़ों की सहायता से गुरुद्वारा में जमे बैठे भ्रष्ट महंतों को, जो गुरुद्वारे में जो महंत बैठे हैं, जो भ्रष्ट हैं, उनको हटाने का आंदोलन चलाया। महंत एक शब्द आया आपके सामने, महंत आपको ध्यान रखना है कि जो सिख गुरुद्वारे के जो धार्मिक काम करने वाले हैं, गुरुद्वारा जो सिख धर्म का होता है उसमें जो धर्म से जुड़ा हुआ काम करने वाला होता है उसे महंत कहते हैं। तो अकाली आंदोलन में जो लोग जुड़े हुए थे पंजाब में, उनका मानना था कि जो गुरुद्वारे में जो महंत हैं, भ्रष्टाचारी महंत, उनको क्या करना था, उनको बाहर निकालना था। वो भी किसके सहयोग से? अंग्रेज़ों के सहयोग से। ठीक है, ये आंदोलन असहयोग आंदोलन से काफ़ी घनिष्ठ रूप से जुड़ा हुआ था और
असम में देखें, अगर हम असम राज्य की बात करें तो वहाँ लोगों के बीच में गांधी महाराज की जय इस प्रकार के नारे लगाए गए। गांधी महाराज की जय, ये आंदोलन जब बढ़ रहा था तो उस समय गांधी जी या गांधी राज या गांधी महाराज की जय इस प्रकार के आंदोलन में गांधी जी के नारे लगे असम के अंदर, ठीक है। और इस प्रकार के नारे लगाते हुए जो लोग हैं असम के, वो चाय बागान के जो मजदूर हैं, उन्होंने अपनी तनख्वाह बढ़ाने के लिए उन्होंने आंदोलन शुरू किया। उन्होंने अंग्रेजी जो स्वामित्व वाले जो बागान हैं उनकी नौकरी छोड़ दी, ठीक है। और उनका कहना था कि गांधी जी भी यही चाहते हैं कि उस दौर में बहुत सारे जो असमिया वैष्णव गीतों में कृष्ण की जगह गांधी राज की यश गान गाने लगे। तो जो असम में जो भगवान विष्णु को मानने वाले जो वैष्णव धर्म के हैं, उस वैष्णव धर्म में देखा गया कि भगवान विष्णु की जगह, भगवान कृष्ण की जगह अब गांधी राज के गीत गाने लग गए। तो किस प्रकार आप बात को समझ सकते हैं कि गांधी दौर चल रहा था उस समय, स्वराज मंदिर की बात की गई, और किस प्रकार भारत के अंदर भारत को आगे बढ़ाने के लिए लोगों द्वारा आंदोलन को तेज़ी मिल रही थी। तो इस बात को अभी आप ध्यान रख सकते हो किस प्रकार से गांधी राज या इसके अलावा गांधी महाराज की जय, ये नारे जो हमें दिखाई देते हैं उस समय, और जनता ने अपने अलग अलग छवियाँ के साथ में बनाई। एक तो ऐसी चित्रकला में हमें दिखाई देती है कि एक तस्वीर तो ये भी है कि गांधी जी को कृष्ण भगवान जगह पर बैठाया हुआ है और अर्जुन की जगह भारत माता का चित्र बनाया हुआ है, जो लोगों के अंदर राष्ट्र की भावना, राष्ट्र प्रेम की भावना को बढ़ाने का एक बहुत बढ़िया स्रोत है। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। और आज के लिए इस वीडियो में इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगले वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें।